स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। महासंग्राम रिवीजन क्लास 2024 में एंशिएंट हिस्ट्री का ये महासंग्राम रिवीजन क्लास है। बीए थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राएं इससे लाभान्वित हो पाएंगे, यानी जो छात्र छात्राएं बीए द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर में हैं, प्राचीन इतिहास लिया है यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री उनका सब्जेक्ट है। तो आपको पढ़ना क्या है, सबसे पहले ये जान लें। आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया के बारे में पढ़ना है, यानी उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास आपको जानना है। और 647 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक के समय काल के बारे में आपको पढ़ना है। यानी बोले तो अगर आपको शुरू शुरू से देखेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे जो 647 ईस्वी है, यहाँ पर आप देखते हैं कि जो हर्षवर्धन होते हैं उनका वहीं से आपको पढ़ना है। हर्षवर्धन की मृत्यु से लेकर के और आकर के आपको 1200 ईस्वी तक, यानी जब तक मुगलों का आगमन हो जाता है भारत में 1200 में, आप देखते हैं 1200 तक आते आते आप देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हो जाती है। तो वहाँ तक हमको पढ़ना है। उसके बाद में फिर हम अगले सेमेस्टर में यानी कि फोर्थ सेमेस्टर में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो 647 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक का जो इतिहास है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप अगर ये वीडियो देख लेंगे तो आपका काम हो जाना है। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि प्लेलिस्ट में 2023 की जो प्लेलिस्ट है उसमें बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी आपको मिल जाएंगी, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के भी और लिखित प्रश्नों के भी सभी की मिल जाएंगी, तो आप देख लीजिएगा। हालांकि जो ये महासंग्राम रिवीजन क्लास होती है ये ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण है और लिखित टाइप के लिए प्रश्नों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इन दोनों परीक्षाओं को ध्यान में रख करके ये वीडियो बनाया जा रहा है। आप किसी भी विश्वविद्यालय में से हैं, सभी विश्वविद्यालयों में यही सिलेबस है और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। तो आपसे अति लघुत्तरीय पूछे, लघुत्तरीय पूछे, दीर्घ उत्तरीय पूछे, सबके लिए होगा ये, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है और रिवीजन क्लास के माध्यम से आप छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से संपूर्ण सिलेबस को बहुत ही कम समय में समझ पाते हैं। चलिए अब हम चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राजपूतों की उत्पत्ति के अग्निकुंड सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। क्योंकि राजपूतों की उत्पत्ति जो हुई है इसके कई सारे सिद्धांत हैं, उन्हीं में से एक सिद्धांत है आपका अग्निकुंड का सिद्धांत, ठीक है। तो अग्निकुंड का सिद्धांत क्या है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। राजपूतों की उत्पत्ति के वैसे तो कई सिद्धांत हैं। पहला है प्राचीन क्षत्रियों की से उत्पत्ति होती है राजपूतों की। दूसरा सिद्धांत है अग्निकुंड से उत्पत्ति का। तीसरा सिद्धांत है ब्राह्मणों से उत्पत्ति हुई क्षत्रियों की, मतलब कि राजपूतों की। चौथा सिद्धांत है विदेशी उत्पत्ति का। तो अलग अलग विद्वान और एक एक है मिश्रित मत, ठीक, जिसमें बी ए स्मिथ महोदय ने कहा कि राजपूत प्राचीन आर्य क्षत्रियों और कुछ शक और कुषाणों के वंशज हैं और ये विदेशी जातियां भारतीय जातियों में घुल मिल गईं और उसी से निकला एक प्रकार से राजपूत, उन्हीं को कहा गया। ये स्मिथ एक इतिहासकार हैं, वो कहते हैं। जबकि आप देखेंगे जो विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांतकार मतलब बताते हैं कि विदेशियों से उत्पत्ति हुई है राजपूतों की, उनमें कर्नल टाड हैं, भंडारकर हैं और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद हैं। उन लोगों ने कहा कि टाड महोदय का मत है कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जाति से हुई है और वे इन्हें शक अथवा सीथियन जाति का वंशज बताते हैं कि शक और सीथियन से राजपूतों की उत्पत्ति होती है। और इनका मत जो है कर्नल टाड का, ये समय समय पर विदेशी जातियां जैसे शक, कुषाण, सीथियन ये सब भारत में आती गई और इन्हीं यही आकर के भारतीय संस्कृति में मिल घुल जाती हैं और इन्हीं से उत्पत्ति होती है, ये बताते हैं। जबकि ब्राह्मणों से उत्पत्ति का जो सिद्धांत है उसको डॉक्टर दशरथ शर्मा और प्रोफेसर बी एस पाठक कहते हैं कि विद्वान मतलब इन्होंने कहा कि राजपूतों की उत्पत्ति जो हुई है ब्राह्मणों से हुई है। और बिजौलिया शिलालेख एक है, उसमें चाहमान वंश के वासुदेव शासक हैं, वासुदेव का उत्तराधिकारी सामंत को वत्स यानी वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया। तो उस तरीके से राजपूतों की उत्पत्ति होती है। अग्निकुंड के सिद्धांत की अगर बात करें तो अग्निकुंड का सिद्धांत है उसको तो अब समझ लेंगे, लेकिन इससे पहले जो सिद्धांत एक है वो है आपका प्राचीन क्षत्रियों से उत्पत्ति। अधिकांश इतिहासकारों ने राजपूतों को प्राचीन क्षत्रियों से उत्पत्ति बताया कि क्षत्रियों की ही संतान है ये राजपूत लोग। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों के 36 कुल हुआ करते थे, ठीक है। और इन कुलों को सूर्य, चंद्र, इक्ष्वाकु मतलब यदुवंश इन सभी से संबंधित बताया जाता है। ये जो 36 कुल थे ये सूर्य वंश, चंद्र वंश और यदुवंश से निकले थे। राजपूतों के कुछ रीति रिवाज क्षत्रियों से मिलते जुलते भी हैं और डॉक्टर जी एस ओझा जो हैं ये इस बात का समर्थन करते हैं। जबकि जो एक मत है जो कि खास करके यहाँ पर अग्निकुंड का सिद्धांत है, चंद बरदाई ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई ये पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक हैं और पृथ्वीराज रासो जो हैं वो एक चहमान वंश के शासक हैं। पृथ्वीराज तृतीय जिसको कहते हैं वही पृथ्वीराज चौहान है। राजपूतों की उत्पत्ति बताई कि भाई अग्निकुंडों से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है, ये चंद बरदाई अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में लिखते हैं।
और इसने कहा चंद्रबरदाई ने कि जब आबू पर्वत पर ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ को दैत्य राक्षस विध्वंस कर रहे थे, तो दैत्यों का अंत करने के लिए वशिष्ठ जी ने उसी यज्ञ कुंड से 3 योद्धा उत्पन्न करे, जिससे मतलब उत्पन्न हुआ और जो एक प्रकार से परमार, चालुक्य और प्रतिहार कहलाए। तो 3 योद्धा जो उत्पन्न हुए थे यज्ञ कुंड से, एक तो परमार वंश के क्षत्रिय हुए, एक चालुक्य वंश के और एक प्रतिहार वंश के, ठीक है। इसके उपरांत चतुर्थ योद्धा जो निकला वो था चहमान यानी चौहान वंश। तो परमार वंश के क्षत्रिय, चालुक्य और प्रतिहार और चौहान, इस तरीके से 4 वंश की उदय उस यज्ञ कुंड से हुई, जो कि रक्षा करने के लिए बनाए गए थे। वशिष्ठ मुनि ने जो है यज्ञ कुंड से इनको निकाला था, चूंकि विश्वामित्र के यज्ञ को राक्षस लोग जब खत्म कर रहे थे, तो उसी की रक्षा के लिए वशिष्ठ ऋषि जी ने क्या किया था, उसी हवन कुंड से इन राक्षसों की उत्पत्ति कर, मतलब कि इन जो है 4 चीज़ों की उत्पत्ति करवाई थी राक्षसों से रक्षा करने के लिए। 4 कुल की रक्षा, मतलब 4 कुल को उत्पन्न किया था, एक परमार वंश, ठीक है, और एक चालुक्य वंश, एक प्रतिहार वंश, ठीक है, ये 3 पहले, और इसके बाद में फिर चौहान वंश यानी चहमान वंश की उत्पत्ति होती है। चहमान ये सब राजपूत हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखिएगा, दूसरा प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से, बढ़िया प्रश्न है। राजतरंगड़ी, राजतरंगड़ी एक पुस्तक है, कल्हड़ ने इसको लिखा है। ऐतिहासिक मापदंडों पर रचित है ये रचना राजतरंगड़ी। प्राचीन कश्मीर का एक अति प्रसिद्ध ग्रंथ है राजतरंगड़ी। इसकी रचना करी थी कल्हड़ ने, और 1148 ईस्वी से लेकर के 1150 ईस्वी के बीच में ये रचना लिखी गई है। कुल मिलाकर के इसमें 8 तरंग है, ये रचना 8 तरंगों में बटी हुई है। राजतरंगड़ी इतिहास अध्ययन का एक प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि इसमें जो डाटा दिया गया है वो ऐतिहासिकता पर आधारित है, ये प्रामाणिक डाटा है, ठीक है। कल्हड़ जो थे निष्पक्ष इतिहासकार थे, जो वास्तविक चीज़ें थी उसको बताते थे, कोई घालमेल नहीं करते थे। और कहा भी गया है कि वही गुणवान व्यक्ति प्रशंसा का पात्र होता है जो रोग मतलब राग द्वेष से ऊपर उठ करके एकमात्र सत्य का निरूपण करता है। तो वैसे ही थे कल्हड़, और उनकी रचना थी राजतरंगड़ी, जो कि एक साहित्यिक स्रोत मानी जाती है प्राचीन इतिहास को जानने का, ठीक है। इसीलिए इस रचना को हम बहुत इंपॉर्टेंस भी देते हैं। तीसरा प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न है तीसरा प्रश्न है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? फटाफट से आप बताएंगे। पाल वंश के संस्थापक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। पाल वंश के संस्थापक कौन थे भैया? फटाफट से आप बताएंगे। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? फटाफट से आप बताएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पाल की अगर बात की जाए तो खास करके आपको बता दूं कि खालिमपुर अभिलेख के अनुसार राजनीतिक अव्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए प्रकृति ने गोपाल को राजा चुना। गोपाल की राजनीतिक और सैनिक उपलब्धियों के बारे में निश्चयात्मक रूप से मात्र इतना ही कहा जा सकता है कि उसने बंगाल की मतलब कि अस्त व्यस्तता और साधना मतलब कि शासनाभाव, चूँकि वहाँ पर शासन नहीं था, यानी कि मात्स्य न्याय का अंत करके पाल राज की नींव डाली, और यही पाल वंश का संस्थापक था कौन? गोपाल। तो गोपाल जो था ये पाल वंश का संस्थापक था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आपको बता दूं कि पालों की उत्पत्ति के विषय में जो बहुत कम जानकारी हमको मिलती है, उनके मतलब उससे उनके विषय में कोई स्पष्ट ज्ञान हमको नहीं होता है। वैसे बंगाल में पालों की उत्पत्ति के विषय में यह विश्वास था कि वे किसी हीन कुल में आए थे अथवा किसी अप्रशस्त विवाह से इनकी उत्पत्ति होती है। डॉक्टर विशुद्धानंद पाठक जी हैं, उन्होंने कहा कि असंभव नहीं कि अपने कुल के बड़प्पन में विश्वास न होने के कारण ही पाल शासक बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख हो गए हों, जो जन्म नहीं अपितु कर्म से किसी को बड़ा अथवा छोटा मानता था। किंतु धीरे धीरे जब ये अपने समय की एक प्रमुख राजनीतिक सत्ता बन गए तो क्षत्रिय मान लिए गए, और राष्ट्रकूट तथा है जैसे तत्कालीन शक्तिशाली राज परिवारों से उनका विवाह संबंध स्थापित होने लगा। तो पाल वंश में सबसे जो प्रतापी शासक हुए हैं उनका नाम है देवपाल, ठीक है। और संस्थापक कौन है पाल वंश के? पाल वंश के संस्थापक हैं भैया गोपाल, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। समझ में आई बातें? आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का काम करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये सब प्रश्न। चौथा प्रश्न है, प्रतिहारों की उत्पत्ति के बारे में कुछ बताएं। प्रतिहार लोगों की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो प्रतिहारों की उत्पत्ति के विषय में इतिहासकारों में बहुत ज़्यादा मतभेद है। कुछ लोग उन्हें विदेशी कहते हैं तो कुछ लोग स्वदेशी मानते हैं, परंतु वास्तव में जो प्रतिहार वंश के शासक हैं वो भारतीय थे। प्रतिहारों की उत्पत्ति मतलब ये भारत से हुई है। डॉक्टर विशुद्धानंद पाठक का अभिमत है कि उनके अभिलेखों में जो कुछ ज्ञात होता है उससे वे मूलतः ब्राह्मण ठहरते हैं प्रतिहार वंश के शासक, जो बाद में चल करके क्षत्रिय बन जाते हैं।
बाद में उन्होंने अपने धर्म को क्षत्रिय शिरोमणि लक्ष्मण से जोड़ लिया और कहा कि जो प्रतिहार वंश है वो लक्ष्मण, जो क्षत्रिय शिरोमणि लक्ष्मण जी है उन्हीं के रूप में, यानी उन्हीं के वंशज हैं प्रतिहार वंश के शासक, ऐसा मान लिया गया। ठीक है, पहले ब्राह्मण हुआ करते थे, बाद में क्षत्रिय हो जाते हैं। तो ये थे प्रतिहार। ठीक है, प्रतिहार की अगर बात की जाए, नागभट्ट द्वितीय जो है प्रतिहार शासक में फेमस शासक हुआ है। इसके अलावा और भी तमाम प्रकार के शासक हुए हैं प्रतिहार वंश के, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, प्रतिहारों की अगर बात की जाए तो प्रतिहारों को लेकर के और भी मत है। प्रतिहार नरेश, उसमें एक वत्सराज बड़ा फेमस हुआ है। ठीक है, और वत्सराज का पुत्र था नागभट्ट द्वितीय, वो भी प्रतिहार वंश का ही शासक है। कट्टर साम्राज्यवादी व्यक्ति था, कान्यकुब्ज पर अधिकार कर लेता है और राजधानी अवंती से हटा करके कन्नौज कर लेता है। बड़ा प्रतापी शासक था नागभट्ट द्वितीय। ठीक है, और वत्सराज तो था ही शासक बड़ा जबरदस्त। क्लियर, ध्यान रखेंगे इन सभी बातों को। आगे देखिएगा, पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विग्रहराज चतुर्थ कौन था? विग्रहराज चतुर्थ ने अपने भाई जगदेव की हत्या करके 1150 ईस्वी में चाहमान वंश के सिंहासन पर बैठा। ये बीसल देव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये चाहमान वंश का महाप्रतापी सम्राट था विग्रहराज चतुर्थ। सिंहासन पर बैठते ही इसने चाहमानों के गौरव में वृद्धि जो है करी, और इसने चालुक्य दिल्ली के तोमर वंश, मालवा तथा तुर्कों पर भी विजय प्राप्त करी विग्रहराज चतुर्थ ने। इसके अलावा अपनी कार्यकुशलता से चाहमानों को उत्तरी भारत की सबसे बड़ी शक्तिशाली के रूप में ये विग्रहराज चतुर्थ ने ही चाहमानों की एक प्रकार से जो है चाहमानों की गौरव को और आगे बढ़ाया। ये था चाहमान वंश का शासक विग्रहराज चतुर्थ। क्लियर, आगे देखिएगा, 6 नंबर प्रश्न है। बताएं महमूद गजनबी के बारे में कुछ बताएं। महमूद गजनबी जो था एक आक्रमणकारी था, बाहर से आया था। भारत पर इसने 17 बार आक्रमण किया, और इसका आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य था भारत में जो धन था उसी धन संपत्ति को लूटने के लिए बार बार आक्रमण करता था। धन का बहुत बड़ा लालची था ये महमूद गजनबी। और इसके आक्रमण 1025 ईस्वी का जो आक्रमण था जो इसने किया था सोमनाथ मंदिर पर, उस आक्रमण में बहुत ज़्यादा धन इसने लूट करके यहाँ से ले गया था। बहुत महत्वपूर्ण आक्रमण ये था, और इस आक्रमण में हिंदुओं की पराजय होती है। मंदिर से अपार धन संपत्ति लूट करके ले जाता है, और कहा जाता है कि 200 ऊंट जो थे वो सोने और चांदी के वजन से यहाँ से कराहते हुए ये गए थे, गजनवी पहुँचे थे। मतलब गजनी पहुँचने में बहुत ज़्यादा, आपको बता दो कि ऊंट जो थे एकदम से उनकी मतलब कि ऊंट जो थे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। मतलब उसको सोना चांदी, इतना सोना चांदी यहाँ से ले गया था कि 200 ऊंट जो थे उन पर सोना चांदी इतना लदा था कि वो लोग कराहते हुए वहाँ तक पहुँचे थे गजनी। अब सोचो कितना धन यहाँ से लूट करके गए थे मात्र एक मंदिर से। ठीक है, आगे देखिएगा, तो ये था महमूद गजनबी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गोविंद चंद्र गाहड़वाल ये कौन था? गोविंद चंद्र गाहड़वाल जो था ये गाहड़वाल वंश का राजा था। चंद्रदेव के बाद में ये गद्दी पर बैठता है गोविंद चंद्र गाहड़वाल, और बड़ा प्रतापी शासक था। युवराज के रूप में उसने तुर्कों का आक्रमण जब हुआ था गढ़वाल वंश पर तो उसको असफल कर दिया था। और इसके पूर्व में उसने पालों की कमजोरी का लाभ उठा करके मगध के पश्चिमी भाग पर भी अपना अधिकार कर लिया था। पटना और मुंगेर अब उसके राज्य के अंग बन गए थे जब ये था गोविंद चंद्र गढ़वाल। उसकी विजय पताका दक्षिणी मालवा तक फहराई, और वह स्वयं दानी था बहुत बड़ा जो है गोविंद चंद्र, और विद्वानों का आदर करने वाला था गोविंद चंद्र। तो गोविंद चंद्र जो था ये एक प्रकार से बड़ा प्रतापी शासक के अलावा ये एक प्रकार से दानी भी था, और एक प्रकार से आप देखेंगे ये अपनी विजय पताका जो है चौतरफा फैलाता रहा। गोविंद चंद्र गढ़वाल की अगर बात की जाए तो ये खास करके आपको बता दूं कि ये कृतकल्पतरु का विद्वान लेखक लक्ष्मीधर उसका मंत्री हुआ करता था। कश्मीर, गुजरात और चोल राज्यों से उसका मैत्री संबंध था, काफ़ी शक्तिशाली था। दूर दूर तक इसका यश गान फैला हुआ था। कश्मीर के जयसिंह, गुजरात के जयसिंह सिद्धराज और दक्षिण के चोल शासक जो थे इसके मित्र हुआ करते थे उस समय। तो बड़ा प्रतापी शासक था। ठीक है, ये क्लियर। आगे देखिएगा, गोविंद चंद्र गढ़वाल के बारे में मैंने आपको बताया। आठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लालित्यादित्य मुक्तापीठ बताएं, लालित्यादित्य मुक्तापीठ कौन था? बड़ा प्रतापी शासक ये भी था लालित्यादित्य मुक्तापीठ। ठीक है, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है ये लालित्यादित्य मुक्तापीठ। कश्मीर के कारकोट वंश का सबसे प्रतापी शासक बोले तो लालित्यादित्य मुक्तापीठ ही था। ठीक है, ये कहाँ का शासक था भैया? ये था कश्मीर का शासक था, करकोट वंश का शासक था। ठीक है, बड़ा प्रतापी था, और ये विजयी राजा हुआ,
आपको बता दूं कि इसकी सैनिक उपलब्धियों का वर्णन कल्हड़ की रचना, जो कि कल्हड़ भी कश्मीरी लेखक हैं, उनकी रचना राज तरंगड़ी है, उसमें हूबहू आपको मतलब ललितादित्य मुक्तापीठ के बारे में जानकारी मिल जाएगी। इसने पंजाब और कन्नौज पर आक्रमण करके अपना अधिकार कर लिया। कन्नौज राज नरेश यशोवर्मन के पश्चिमी भाग पर कब्जा कर लिया ललितादित्य मुक्तापीठ ने, और वह मात्र विजेता ही नहीं वरन कला और साहित्य का संरक्षक भी था। यानी यहाँ पर ललितादित्य मुक्तापीठ के दरबार में कई सारे कलाकार, साहित्यकर्ता ये सब रहते थे, साहित्यकार। और बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में इसकी बड़ी जबरदस्त आस्था थी, दोनों धर्म में विश्वास रखता था। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये था ललितादित्य मुक्तापीठ, कश्मीर के कारकोट वंश का सबसे प्रतापी शासक। आगे देखेंगे 9वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, यही सब प्रश्न पूछेंगे। चाहमानों का मूल स्थान कहाँ था? चाहमान मतलब चौहान वंश, जो पृथ्वीराज चौहान वाला वंश है। चाहमानों की अगर बात करें तो साहित्यिक और अभिलेखिक साक्ष्यों के आधार पर, अभिलेख में जो लिखा है और साहित्य में जो लिखी जानकारी है उसके अकॉर्डिंग चाहमान जो थे वो सापाद लक्ष्य के शासक थे। और पृथ्वीराज विजय एक रचना है जो कि जयानक की रचना है, पृथ्वीराज विजय, तो उसमें उसके प्रथम शासक मतलब बताया गया है। प्रथम शासक वासुदेव की राजधानी अनंत देश में बताई गई है, जो सांभर के निकट थी। पुष्कर क्षेत्र उसकी उसकी मतलब उनकी उन्नति मतलब उत्पत्ति का स्थल बताया जाता है चाहमानों का। सभी तथ्यों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि चाहमान जो थे मूलतः शाकंभरी यानी सांभर क्षेत्र में उदित होते हैं, और अहिछत्रपुर उस उनकी पहली राजधानी होती है। वहाँ से पुष्कर और अजमेर की ओर ये आगे बढ़ते हैं चाहमान वंश के लोग। ठीक है, तो ये थे चाहमान के शासकों का स्थान, जिसके बारे में मैंने आपको बताया मूल स्थान। आगे देखिए 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, कन्नौज के आयुध वंश पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। कन्नौज का आयुध वंश के बारे में कुछ बातें बताएं। तो यशोवर्मन के पश्चात कन्नौज में आयुध नामक सामंत शासकों का उल्लेख मिलता है, और इसमें वज्रायुध, चक्रायुध मुख्य रूप से प्रमुख होते हैं। वज्रायुध की राजधानी कन्नौज थी। कश्मीर नरेश जयापीठ के का समकालीन था वज्रायुध, और इसके पश्चात इंद्रायुध वज्रायुध के बाद में आता है, वो कन्नौज की गद्दी पर बैठता है। और दोनों शासक एक ही वंश के थे, और वो वंश कौन सा था? आयुध वंश। किंतु उनके मध्य संबंधों का कोई निश्चित आधार नहीं है कि भाई ये दोनों कौन थे, और ये माता मतलब कि पुत्र थे या भाई थे या बड़े मतलब चाचा भतीजे थे, क्या थे, इसका कोई पता नहीं चला है। इंद्रायुध 783 से 784 ईस्वी में शासन कर रहा था, इस बात का प्रमाण जरूर मिला है। तो इस तरीके से कन्नौज के आयुध वंश पर ये संक्षिप्त टिप्पणी आप लिख सकते हैं। यशोवर्मन के बाद में कन्नौज पर जो शासन करते हैं, यशोवर्मन चूंकि आप देखते हैं समकालीन होते हैं हर्षवर्धन के, फिर उसके बाद में ये लोग शासन पे आ जाते हैं आयुध वंश में, खास करके कन्नौज में आयुध वंश में आयुध नामक सामंत थे। तो उन्हीं दो सामंत, एक वज्रायुध एक चक्रायुध। ठीक है, आगे देखिएगा 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वत्सराज कौन था? वत्सराज जो था 793 ईस्वी में अवंती का शासक बनता है, और गुर्जर प्रतिहार वंश का एक प्रकार से शासक है। ये गुर्जर प्रतिहार वंश की नींव डालने वाला वत्सराज ही है। यानी गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक बोले तो कौन है? वत्सराज है। और उस समय उभरती हुई सत्ताओं से उसने संघर्ष किया, और सफलताओं का क्रम अनवरत बना रहा। उसने गौड़ विजय की राष्ट्रकूट के आक्रमण के समय राजा ध्रुव से पराजित होने के उपरांत राजपूताने में शरण ली, और ध्रुव ने वत्सराज के यश के साथ ही उन दो राजछत्रों को छीन लिया जिन्हें उसने गौड़राज से छीना था। तो ये एक प्रकार से वत्सराज था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश की नींव डालने वाला था। आगे देखिएगा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 12 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। गोपाल, ये पाल वंश का संस्थापक माना जाता है गोपाल। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। और अभिलेखों से ज्ञात होता है, विदित होता है कि राजनीतिक अव्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए प्रकृति ने गोपाल को राजा चुना। चूंकि राजनीतिक अव्यवस्था बहुत फैली हुई थी, तो फिर क्या हुआ, प्रकृति ने सोचा कि एक राजा होना चाहिए, तो गोपाल को राजा के रूप में बंगाल में भेजा। गोपाल की राजनीतिक और सैनिक उपलब्धियों के बारे में निश्चित रूप से कोई जानकारी हमको प्राप्त नहीं है, परंतु इतना जरूर हम कह सकते हैं कि उसने बंगाल की अव्यवस्था का अंत करके पाल वंश की नींव डाली। ठीक है, ये जरूर कह सकते हैं गोपाल जो है पाल वंश का संस्थापक है, ये बात ध्यान रखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सेन शासक विजय सेन के बारे में कुछ बताएं। विजय सेन के बारे में कुछ बताएं। विजय सेन कौन था? सेन शासक था। अच्छा, लक्ष्मण सेन, विजय सेन, ये सब सेन वंश के शासक हैं। हेमंत सेन की साध्वी पुत्री मतलब साध्वी पत्नी से उत्पन्न थे पुत्र विजय सेन। हेमंत सेन के पुत्र हैं विजय सेन, और खास करके अपने वंश का स्वतंत्र शासक था ये।
ये बात ध्यान रखेंगे। और इसकी सेना बहुत ही बड़ी विशाल थी, राम और अर्जुन के समान पराक्रमी था और वीर, खास करके बहुत वीर था, साहसी था और अपने भुजाओं से ही एक राज्य की स्थापना इसने करी थी। कभी लोग उसे नान्य वीर की संज्ञा से विभूषित करते थे विजयसेन को। तो विजयसेन जो था बहुत प्रतापी शासक था। आपको बता दूं, हेमंत सेन के बाद में रानी यशोदा देवी से उत्पन्न होता है ये विजयसेन, गद्दी पर बैठता है। उसने सूर वंश की एक राजकुमारी से विवाह करके अपनी सत्ता के विस्तार का प्रयत्न किया। लगभग 62 वर्षों तक इसने शासन किया था विजयसेन ने सेन वंश पर। रामपाल की मृत्यु के बाद पालों की अवनति का लाभ उठाया इसने और विजयसेन ने धीरे धीरे क्या किया, अपनी सत्ता बंगाल के बहुत बड़े भागों पर स्थापित कर ली और इसने अनेक बिरुद, यानी बिरुद माने होता है उपाधियाँ, ठीक है, तो इसने अनेक उपाधियाँ धारण करी थी, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, तो इसने कई सारी उपाधियां धारण करी थी, किसने भाई, विजयसेन ने। नानवीर की उपाधि इसको लोग, कवि लोग जो थे वो कहा करते थे, ये बात ध्यान रखेंगे। देवसेन जो था, ये जो विजयसेन था, ये एक प्रकार से सेन वंश का बड़ा ही उदार और प्रबुद्ध शासक था। कला और विद्या का उन्नायक था, शिव भक्त था ये। देवपारा प्रशस्ति का लेखक उमापतिधर की भी उसका राजकवि हुआ करता था। और ऐसा भी विचार है कि कवि हर्ष, मतलब कवि श्री हर्ष कन्नौज में आने से पहले विजयसेन की ही सत्ता में रहा करते थे, ठीक है। तो ये भी हर्ष, कवि हर्ष जो थे वो एक प्रकार से मतलब यहीं के शासक थे, पहले विजयसेन के यहाँ पर रहते थे, उसके बाद में फिर यहाँ पर आए थे कन्नौज में। तो ये था विजयसेन। विजयसेन और लक्ष्मण सेन भी सेन वंश का ही शासक है, ये बात ध्यान रखेंगे। बल्लाल सेन का पुत्र है लक्ष्मण सेन। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। सेन वंश का अंतिम शासक होता है लक्ष्मण सेन। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है चंदेल। चंदेल कौन थे भाई? तो चंदेलों की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों में मतभेद है। अभिलेखिक साक्ष्यों के आधार पर ये ज्ञात होता है, विदित होता है। विदित माने जानकारी मिलती है, अभिलेखिक मतलब होता है अभिलेखों में जो लिखा हुआ है। अभिलेख में शिलालेख, स्तंभ लेख, ये सब लेख होते हैं जिनमें कुछ बातें लिखी होती हैं उस समय की, वही हमको प्राप्त हुई हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसकी जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो अभिलेखिक साक्ष्यों से ज्ञात होता है, विदित होता है कि विश्व सृष्टा आदि पुरुष से, विश्व सृष्टा आदि पुरुष मतलब ब्रह्मा से मरीचि हुए, मरीचि से अत्रि ऋषि, अत्रि से अत्रि मुनि से चंद्रात्रेय हुए, चंद्रात्रेय का जन्म हुआ और उन्होंने, चंद्रात्रेय ने ऐसे राजाओं को जन्म दिया जो पृथ्वी का संहार और रक्षण करने में समर्थ थे। और उन्हीं के वंश में चंदेलों के पहले शासक नन्नुक की उत्पत्ति मानी जाती है कि भाई चंद्रात्रेय से नन्नुक की उत्पत्ति चंद्रात्रेय ने करवाई और इन्हें चंद्र और चंद्रात्रेय का वंशज बताया जाता है। चंदेल शासक की उत्पत्ति का ये पहला शासक है नन्नुक, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से ये बताई जाती चंदेल की उत्पत्ति के बारे में कुछ बातें जो ध्यान रखेंगे। नन्नुक कौन था? तो खजुराहों से प्राप्त अभिलेखों से इसके आधार पर नन्नुक के बारे में पता चलता है और ये माना जा सकता है कि नन्नुक जो था वो चंदेल वंश का प्रथम शासक था, या मतलब कि संस्थापक था। अभिलेखों में उसे नृप और महीपति, बिरुद, बिरुद माने उपाधि से विभूषित किया गया है। और प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय का समकालीन था ये नन्नुक। संभवतः उसके अधीन ही उसका सामंत रहा होगा, मतलब गुर्जर प्रतिहार, मतलब जो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था नागभट्ट द्वितीय, उसी के समकालीन था और उसी के अधीन इसका, मतलब अधीन ये शासन कर रहा होता है नन्नुक, ऐसा माना जाता है। खजुराहो अभिलेख के अनुसार उसकी आज्ञाओं को उसके शत्रु फूलों के हार के समान सिरोधार करते थे। उसका सौर अर्जुन के समान था, मतलब बड़ा शासक था नन्नुक जो था, प्रतापी था, सूरवीर था, ठीक है। आगे देखिएगा, 16वां नंबर प्रश्न है चंदेल नरेश या चंदेल शासक यशोवर्मन के बारे में कुछ बताएं। चंदेल शासक यशोवर्मन कौन था भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। चंदेल शासक यशोवर्मन बड़ा जबरदस्त शासक है ये चंदेल बर्मन यशोवर्मन। ध्यान, मतलब चंदेल शासक यशोवर्मन। यशोवर्मन 930 ईस्वी में चंदेल वंश का राजा बनता है। गौड़, मिथिला, कोसल, मालवा, चेदी, गुर्जर और कश्मीर प्रदेशों में अपनी शक्ति बढ़ाता है ये चंदेल नरेश यशोवर्मन। और कहा गया है कि वह गौड़ों के लिए कृपाण था और खसों की सेना का सम्मान किया, कोसलों के कोषागार को ढो ले गया, कश्मीर के योद्धाओं को विनष्ट करते हुए मैथिलियों को दुर्बल कर दिया इसने चंदेल
नरेश यशोवर्मन ने, तो बड़ा प्रतापी शासक था। मालवों के लिए प्रलंकर शंकर के रूप में था। गुर्जरों के लिए प्रबल ज्वाला की भांति एक प्रकार से दहकता था। तो ये था यशोवर्मन, जो कि एक प्रकार से चौतरफा अपना वो था, जलवा जो है बिखेरे हुए था यशोवर्मन, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये था यशोवर्मन अपना। ओके, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का काम करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि आपके लगातार कमेंट आ रहे थे इसको लेकर के कि भाई आज ही परीक्षा इसकी है, और मैंने सोचा कि आपको इसको सुबह ही वीडियो दे दी जाए ताकि आप आसानी से अपनी परीक्षा की तैयारी कर पाएँ। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास अपने, और बता दीजिए कि यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। आगे देखें, 17 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 17 नंबर प्रश्न क्या है? भोज की संस्कृति सांस्कृतिक उपलब्धियां बताएं। महाराजा भोज ये शासक है एक। तो भोज विजेता के साथ साथ साहित्य, संस्कृति और कला का भी संरक्षक था। उसे कविराज कहा जाता है। उसकी प्रसिद्धि उसकी योग्य शासन व्यवस्था, आदर्श न्याय, पांडित्य, विद्या और कला को प्रश्रय देने के कारण था। क्योंकि ये शासन व्यवस्था इसकी बड़ी जबरदस्त थी। ये न्याय का बहुत प्रिय था, पांडित्य और विद्या कला में खुद निपुण था, इसीलिए ये जो है विद्या को, पांडित्य को और कला को प्रश्रय देता था। इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। साहित्य, व्याकरण, धर्म और दर्शन, गणित, वैद्यक, वास्तुकला, वास्तुकला, कोश, इन सभी पर तमाम प्रकार की पुस्तकें खुद भी लिखा इसने, महाकवि भोज ने। सरस्वती, कंठाभरण, शब्दानुशासन, सम, रांगण, सूत्रधार, ये तमाम प्रकार की रचनाएं जो है राजा भोज की स्वयं की हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप देखेंगे तो भोज के बारे में आप लोग इतनी चीज़ जान लीजिए। महाकवि जो भोज हैं ये एक प्रकार से बहुत ही इम्पोर्टेंट शासक हैं और बड़े ही महत्वपूर्ण शासक हैं ये भोज। ठीक है, और परमार नरेश हैं, परमार वंश के शासक हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। और भोज परमार के बाद परमार वंश में कोई ऐसा प्रतापी शासक ना था जो परमार सत्ता के पतन को रोक पाता। और ख़ास करके जो परमार वंश के सबसे विद्वान शासक रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण शासक रहे हैं, वो या तो धर्मपाल रहे हैं कुछ समय के लिए। ठीक है, जब गोपाल मतलब सॉरी, वो तो धर्मपाल मतलब पाल वंश के हैं। परमार वंश के शासक में सबसे इम्पोर्टेंट जो शासक है वो महाकवि भोज हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और भोज के बाद में और कोई शासक जो है इनके टक्कर का नहीं रहा है, परमार वंश के शासक थे। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का काम करते हैं। चलें, 18वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से देखेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न है, धंग की हम्मीर से तुलना करें। महोबा से प्राप्त एक अभिलेख में धंग की तुलना हम्मीर यानी महमूद गजनबी से की गई है। हम्मीर मतलब महमूद गजनबी। धंग ने पहले संघर्ष में जो शौर्य और कौशल प्रदर्शित किया वह उसके साथियों को हम्मीर यानी अमीर के समान प्रतीत हुआ। वास्तव में धंग की हमीर से तुलना का तात्पर्य यह है कि धंग की शक्ति के कारण ही मुस्लिम आमीर मध्य प्रदेश में आगे बढ़ने का साहस ना कर सके। तो ये जो धंग था ये भी एक शासक था, एक राजा था, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये बहुत प्रतापी शासक था और इसीलिए इसकी तुलना जो है किससे की गई है, मतलब उससे की गई है, महमूद गजनबी से की गई है, हम्मीर से की गई है, ये बात ध्यान रखेंगे। धंग बड़ा प्रतापी शासक था, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ा जाए। एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार से और वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सेन शासक बल्लाल सेन की सांस्कृतिक उपलब्धियां लिखिए। तो बल्लाल सेन की राजनीतिक उपलब्धियों की अपेक्षा सांस्कृतिक क्षेत्र में अधिक रुचि इसने दिखाई थी। चूँकि ये राजनीतिक उपलब्धियां इसकी कम है लेकिन सांस्कृतिक उपलब्धियां बहुत ज़्यादा है। कहा जाता है कि उसी ने कानकुब्ज से उन अनेक ब्राह्मण परिवारों को बुला करके बंगाल में बसाया जो आगे चल करके यहाँ की कुलीन प्रथा के जनक होते हैं। और वह स्वयं भी बहुत बड़ा विद्वान था बल्लाल सेन, जिसने दान सागर नामक ग्रंथ की रचना भी करी थी बल्लाल सेन ने। बृहस्पति की बुद्धि का प्रिया प्रेमी कहा गया है इसको। और विद्वान और समाज सुधारक भी था बहुत बड़ा बल्लाल सेन, सेन वंश का प्रतापी शासक भी था। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न है, गाहड़वाल। गाहड़वाल किसको कहा जाता है? कहा जाता है कि ययाति वंश में उसके सबसे छोटे पुत्र वंशजों में देवदास पैदा हुआ, जिसने काशी के आसपास शासन किया। शनि से पीड़ित था परंतु उसे दुष्ट या ग्रह की मतलब कि उसने दुष्ट ग्रह की दुष्कृतियों और पीड़ाओं को टाला, इसलिए वह ग्रहवार यानी ग्रहों का निवारण करने वाला कहलाया। और इसका बिगड़ा हुआ रूप जो है वही गहरवार हुआ और गहरवार से नाम बदल करके आज कालांतर में
धर्म रक्षक होकर के प्रसिद्ध मतलब कि इतिहास में प्रसिद्ध हो गया। इसीलिए गहरवार गहरवार से क्या बन गया, गाहड़वाल बन गया। तो गाहड़वालों के बारे में, ये उत्पत्ति के बारे में बताया जाता है, ये कथन फेमस है। अगला प्रश्न 21 नंबर, जयचंद के बारे में कुछ बताएं। जयचंद कौन था भाई? जयचंद के बारे में आप सभी लोग जानते भी होंगे, ठीक है। जयचंद कौन था भैया? जयचंद कौन था, फटाफट से आप बताएंगे। तो जयचंद जो था, ये विजय चंद्र का पुत्र था जयचंद, ठीक है। विजय चंद्र का पुत्र था जयचंद। 1170 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और विजयी परम वैष्णव और दानी था। ये वैष्णव मतलब धर्म का अनुयायी था। गुजरात के सोलंकियों और तुर्कों को कई बार इसने पराजित किया था जयचंद ने। और उसका राज बनारस और मतलब बनारस और गया, जो गया गुजरात में पड़ता है, बनारस तो आप जानते होंगे, तो बनारस और गया तक फैला हुआ था। उसने 8 सामंत राजाओं को बंदी बना लिया था। उसने अपनी पुत्री संयोगिता का विवाह मतलब स्वयंवर किया था, संयोगिता का, जयचंद ने। स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान जो थे, चहमान वंश के शासक दिल्ली के, उन्होंने क्या किया था, बनारस में आकर के और उनकी पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। और दोनों वंशजों में इस कारण से शत्रुता बढ़ जाती है। 1194 ईस्वी में कन्नौज की लड़ाई में मोहम्मद गौरी के द्वारा एक प्रकार से मारा जाता है ये जो है जयचंद। जयचंद पहले मदद करता है मोहम्मद गौरी की, पृथ्वीराज चौहान को हराता है, मतलब मदद करके। पहले जब ये मिल जाता, जाकर के जयचंद मिल जाता तभी, क्योंकि जयचंद बदला लेना चाहता है मोहम्मद गौरी से, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान से बदला लेना चाहता है जयचंद, इसीलिए मोहम्मद गौरी से मिल करके पृथ्वीराज चौहान को मरवा देता है। आप देखे होंगे द्वितीय युद्ध जब होता है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब होता है? द्वितीय युद्ध पानीपत का, पानीपत बोल रहा हूँ, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। तो 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान रपटा रपटा करके मोहम्मद गौरी को मारता है। मोहम्मद गौरी भागता है युद्ध से। उसके बाद में जब वो फिर से आता है, 1192 में आता है, 1 साल के बाद में, तो फिर से क्या होता है कि युद्ध करता है। उसके बाद में मोहम्मद गौरी को चूंकि इसके सेनापति लोग ही इधर उधर हो गए थे, मोहम्मद गौरी मतलब उसके पृथ्वीराज चौहान के, और जयचंद भी जाकर के उधर मिल गया था। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि ये हार जाता है मोहम्मद गौरी, मतलब मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान मतलब हारते नहीं हैं, लेकिन अब पराजय आप लीजिए कि खुद ही मार डालते हैं अपने आप को पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। बहुत ही प्रतापी शासक थे, चंद्रबरदाई उनका कवि था। आप मूवी भी देख लीजिएगा, वो मूवी बनी हुई है इस पर, तो उसमें क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें आपको। 22 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। तराइन थानेश्वर और करनाल के बीच में स्थित है और रणक्षेत्र में दोनों की सेनाओं के बीच में युद्ध होता है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के। मोहम्मद गौरी घायल हो जाता है इसमें। यदि एक खिलजी सैनिक उसे लेकर के रणभूमि से भाग ना गया होता तो रक्त बहाने से मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती। मोहम्मद गौरी बड़ी कठिनाई से अपनी मातृभूमि को पहुंच सका और इस पराजय से मोहम्मद गौरी की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा। मोहम्मद गौरी बहुत ही ग्लानि महसूस कर रहा था। उसको मतलब एकदम से मतलब ऐसे बोलिए कि भाग गया था यहाँ से, इतना रपटा करके मारा था पृथ्वीराज चौहान ने कि मतलब उसको भागते हुए गले नहीं लगी थी, बहुत भागा था वो। आप सोचिए, उसको खिलजी सैनिक एक था, वो यहाँ से लेकर के भाग गया था, नहीं वो वैसे मर जाता वो। फिर दोबारा आता है, लेकिन दोबारा कमबैक अच्छा किया इसने मोहम्मद गौरी ने। तो तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में और द्वितीय युद्ध निर्णायक सिद्ध होता है। चौहानों की शक्ति यहाँ पर नष्ट हो जाती है। अजमेर, झांसी, सरस्वती, शिवालिक पहाड़ियाँ तथा अन्य दुर्ग मोहम्मद गौरी के अधिकार में हो जाते हैं। इस युद्ध जो इतिहास की एक युगांतकारी और परिवर्तनकारी घटना होती है। यह युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ और इसमें मोहम्मद गौरी की विजय निश्चित हो गई और अब मुसलमानों का कार्य बहुत आसान हो गया भारत पर शासन करना। और मोहम्मद गौरी के जीतने से और पृथ्वीराज चौहान के यहाँ पर हार जाने से क्या हुआ कि पूरा, अच्छा, मोहम्मद गौरी कभी जीता नहीं और पृथ्वीराज चौहान कभी हारे नहीं। जैसे राणा प्रताप और बाबर का चल रहा था, ऐसे ही था इनका भी, ठीक है। बहुत प्रतापी शासक थे पृथ्वीराज चौहान, शब्द वेदी बाण चलाना जानते थे, मतलब कि आहट सुन करके मार देते थे, बाण तो जा करके एकदम सही निशाने पर लगती थी, ठीक है। तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ है उसके बाद में आप देखते हैं कि भारत जो था, अगर तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान उसको मार देता है, भगा देता है उसी प्रथम युद्ध में ही, तो आज जो मुस्लिम आक्रांता यहाँ पर भारत में आए थे बहुत सारे, वो ना आ पाते और भारत की सिचुएशन कुछ और होती और संस्कृतियाँ जो बहुत सारी नष्ट हो गई, वो संस्कृतियाँ आज बची रह जाती। हालांकि नष्ट हुई नहीं कुछ भी, थोड़ा बहुत नष्ट हुआ, लेकिन जो आज सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन तब ना आ पाती अगर वो सिचुएशन यहीं पर दबा दी जाती तो। लेकिन क्या हुआ कि भाई हमारे लोग दयावान होते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 24 नंबर प्रश्न है, गांगे देव कलचुरी। कलचुरी वंश का शासक है गांगे देव।
गांगेय कलचुरी वंश का एक प्रमुख शासक था। अपनी दिग्विजय में इसने उत्तर कांगड़ा तक आक्रमण किया, प्रयाग और बनारस यानी प्रयागराज और बनारस पर अधिकार कर लिया, पूरब में बंगाल तक अपना राज्य फैला लिया था गांगेय कलचुरी ने। और इसके अलावा दक्षिण में कुंतल और उत्कल तक के राजाओं को परास्त किया था। इसके अलावा इसके उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि भी कलचुरी नरेश गंगदेव ने धारण करी थी, गांगेय ने। भोज परमार ने उसे परास्त करके उसकी शक्ति को छीण कर दिया था। तो भोज परमार जो था परमार वंश का शासक था, कलचुरी वंश के शासक गांगेय को मतलब कि हरा दिया था और उसकी शक्ति को कम कर दिया था। तो इस तरीके से युद्ध हुआ करते थे पहले के ज़माने में। आगे देखिए, कलचुरी नरेश गांगेय जो था द्वितीय कोकल के बाद में 1115 ईस्वी के लगभग में जो है गद्दी पर बैठता है। द्वितीय कोकल का पुत्र होता है ये गांगेय, ठीक है। बहुत ही महत्वाकांक्षी और प्रतापी शासक था। थोड़े समय में बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा हासिल कर लेता है ये, ओके। कलचुरी और परमार की मैत्री भी बहुत समय तक ना टिक सकी, क्योंकि पहले मित्रता थी परमारों में और कलचुरियों में। फिर बाद में क्या होता है, यही आक्रमण होता है भोज परमार और इसके बीच में फिर जो है फिर हानि होती है इसकी। और शिव भक्त था बहुत बड़ा ये, ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और विद्या और कला का उन्नायक भी था, कलाकारों और विद्वान का आश्रय दाता भी था। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, अच्छा 25 नंबर प्रश्न है, भीम द्वितीय के बारे में कुछ बताएं। भीम द्वितीय कौन था भैया? तो चालुक्य वंश का प्रसिद्ध राजा था भीम द्वितीय। चालुक्य नरेश है, चालुक्य वंश का शासक है भीम द्वितीय। अभिलेखों में उसे महाराजा धीराज की उपाधि से नवाजा गया है। इसके अलावा परमेश्वर की उपाधि भी भीम द्वितीय को दी गई है, परम भट्टारक, तमाम प्रकार की उपाधियाँ इसको उपाधियों से अलंकृत किया गया, इसको सुशोभित किया गया है। भीम की सबसे पहली मुठभेड़ जो हुई थी पृथ्वीराज तृतीय से हुई थी। पृथ्वीराज तृतीय मतलब पृथ्वीराज चौहान से हुई थी। और इस युद्ध में पृथ्वीराज ने भीम द्वितीय को मार डाला था। मतलब पृथ्वीराज द्वितीय जो या पृथ्वीराज चौहान जो था वो विजयी हुआ था, भीम द्वितीय को इसने मार दिया था। 1197 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के आक्रमण में मुस्लिम सेना पराजित होती है और कालांतर में मुस्लिम सेनाओं ने गुजरात पर अधिकार कर लिया और इस तरीके से चालुक्य वंश, चहमान वंश सब समाप्त होने लगता है धीरे धीरे। आगे देखिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मीर कासिम कौन था? मीर कासिम जो था इसके बारे में अगर बताऊं तो 712 ईस्वी में अरब के खलीफा ने अपने सेना अध्यक्ष मीर कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा और इसने सर्वप्रथम कराची या देवल पर आक्रमण किया, जिससे यहाँ का राजा जो दाहिर था वो मारा जाता है। और दाहिर जो था ये कश्मीर में या कराची या देवल में शासन कर रहा था। इसके उपरांत नीरून, ब्राह्मणाबाद, आरोर और मुल्तान पर विजय प्राप्त करता है दाहिर बोल रहा हूँ, कासिम, मीर कासिम। और कासिम की भारत विजय अस्थायी ना रह सकी और फिर यहाँ से चला जाता है। उसके बाद में आप देखते हैं 712 में पहला जो है ये मुगल आक्रमण होता है, मतलब तुर्कों का आक्रमण होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, महमूद गजनबी 27 नंबर प्रश्न, महमूद गजनबी के सोमनाथ आक्रमण का उल्लेख करें। तो सोमनाथ पर महमूद गजनबी का आक्रमण 1025 में हुआ था। शिव मंदिर था जो है ये महमूद मतलब सोमनाथ मंदिर जो था भगवान शंकर का मंदिर था, गुजरात के समुद्र तट पर स्थित था। 3 दिन तक युद्ध चला इस मंदिर के तट पर, मतलब यहाँ पर। अंत में हिंदू परास्त होते हैं, 5000 हिंदुओं का वध कर डाला और मंदिर से महमूद को अपार धन संपत्ति मिली और 200 से ऊँट अधिक जो है और 200 से ज़्यादा ऊँट जो थे सोने चांदी को लाद करके यहाँ से ले गए थे, कराहते हुए ले गए थे, क्योंकि वजन बहुत ज़्यादा था। ऊँट जो है एकदम से थक गए थे, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत दिक्कत हुई थी ऊँटों को ले जाने में। बहुत ज़्यादा धन यहाँ से लूट करके ले गया था, लुटेरा था एक प्रकार का। 28 नंबर प्रश्न देखेंगे, राजपूतों की पारस्परिक प्रतिद्वंदता उनकी पराजय का कारण बनी। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये, मतलब बिल्कुल ठीक बात थी कि राजपूत लोग क्या थे कि आपस में ही लड़ झगड़ रहे थे और इसी कारण से मुस्लिम आक्रांता जो थे वो सफल हो जाते हैं। उन्होंने देखा कि भाई सब आपस में लड़ रहे हैं, तो लोग क्या कर रहे थे, एक को सपोर्ट करते थे और एक का विरोध करते थे। ऐसे में क्या होता था कि तुरंत जो है वो एक तो यहाँ की शक्ति भी उनको मिल गई और दूसरे उनके पास शक्ति थी ही, तो 2 शक्तियाँ मिल गई। तो भाई जहाँ पर 2 लागे वहाँ पर दई लागे कहा जाता है गाँव वगैरह में, तो वही जान लियो। आगे देखें तो राजपूतों की पारस्परिक प्रतिद्वंदता उनकी पराजय का कारण बनी। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि समस्त उत्तरी भारत जो था छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जिसमें एकता और संगठन का अभाव था, यानी कमी थी। एक राजा दूसरे राजा को विजय करके चक्रवर्ती सम्राट बनने की लालसा में लगातार युद्ध करने में मरा जा रहा था एकदम से। ये सभी राजा परस्पर ईर्ष्या, द्वेष, कलह के शिकार बन चुके थे और यही कारण था कि उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों का सामना कभी भी संगठित होकर नहीं किया और यही कारण है कि मोहम्मद गौरी के सामने उनको पराजित भी होना पड़ा।
चूंकि आप देखिए जयचंद वगैरह ने मदद नहीं करी, अगर जयचंद मदद करता पृथ्वीराज चौहान का तो शायद वो जीत जाते। लेकिन पृथ्वीराज चौहान एक प्रकार से उन्होंने उनकी पुत्री संयोगिता को उनके दरबार से हरण कर लिया था, क्योंकि संयोगिता से प्रेम भी करते थे पृथ्वीराज चौहान, तो उन्होंने हरण कर लिया था। और यही कारण है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं जयचंद, और उसके बाद में फिर वो मदद कर देते हैं उसका, और फिर दिक्कत हो जाती है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, 29 नंबर प्रश्न है, पालों की उत्पत्ति के बारे में क्या आप जानते हैं? हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में उत्तर भारत में जो राजनीतिक विशृंखलता आरंभ हुई, उसी के परिणाम स्वरूप बंगाल में 8वीं सदी के द्वितीयार्ध में, द्वितीयार्ध मतलब क्या होता है, 8वीं शताब्दी का द्वितीयार्ध का मतलब क्या होता है कि 800 लगभग 75 के बाद की बात है। उसमें एक शक्तिशाली मतलब 775 के बाद की बात है, ठीक है, 8वीं शताब्दी 775 के बाद की बात है, ठीक है, वो होता है उत्तरार्ध, द्वितीय उत्तरार्ध। तो एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना होती है। इसकी मतलब इनकी उत्पत्ति के संबंध में विद्वान एक मत नहीं है। रामचंद्र ग्रंथ टीका के अनुसार पालों की उत्पत्ति क्षत्रियों से मानी जाती है। अभिलेखों में इन्हें सूर्यवंश का क्षत्रिय बताया गया है। डॉक्टर HP शास्त्री पालों की उत्पत्ति खड़गों से बताते हैं कि खड़गों से इनकी उत्पत्ति हुई है। तो ये पालों की उत्पत्ति के बारे में कुछ बातें हैं जो कि मैंने आपको बताई। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, त्रिकोणात्मक संघर्ष क्या है? परीक्षा में प्रश्न आएगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। त्रिकोणात्मक संघर्ष के बारे में बताएं। तो महिपाल प्रथम पर राष्ट्रकूट कृष्ण द्वितीय मतलब कृष्ण तृतीय का आक्रमण संभवतः त्रिकोणात्मक संघर्ष की अंतिम घटना थी। महिपाल प्रथम के पश्चात प्रतिहार वंश में कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जो प्रतिहार राज्य की सीमाओं को अक्षुण्ण रख पाता। महमूद गजनबी के आक्रमण ने उसकी कमर तोड़ दी और 1036 ईस्वी में वह समाप्त हो जाता है। पाल वंश के शासक 1600 मतलब 1061 ईस्वी तक शासन करते रहे, पर नारायण पाल के पश्चात यह वंश भी पतन उन्मुख हो गया, और इस प्रकार 750 ईस्वी से लेकर के 950 ईस्वी तक चलने वाला त्रिकोणात्मक संघर्ष भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, पाल और प्रतिहार वंश और पाल वंश और एक प्रकार से इन्हीं सभी वंश के बीच में घटनाएं घटित हो रही थी। ठीक है, तो जब ये सब समाप्त हो गया, त्रिकोणात्मक संघर्ष समाप्त हो जाता है। त्रिकोणात्मक संघर्ष का आर्थिक कारण क्या था? कन्नौज प्राकृतिक संपदा और भौगोलिक कारणों से एक महत्वपूर्ण स्थान और व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, और यही कारण है कि उत्तर दक्षिण की तत्कालीन जो राजनीतिक शक्तियां हुआ करती थी वो कन्नौज की ओर ज़्यादा एक प्रकार से दौड़ती थी, कन्नौज को जीतने के लिए लालायित हुआ करती थी। ठीक है, और यही कारण है कि लगातार वहाँ पर आक्रमण होते गए। देखिए, पाल शासक धर्मपाल के शासनकाल में प्रतिहारों से वंशानुगत शत्रुता प्रारंभ हुई जाती है। तो एक तो पाल वंश है, एक प्रतिहार वंश है, तो ये दोनों शासक जो है आपस में लड़ते हैं। फिर इसके बाद में आप देखते हैं, अच्छा प्रतिहार वंश में और मतलब कि परमार वंश प्रतिहार वंश, चूंकि भोज परमार भी आप देखते हैं, मतलब भोज का समकालीन था देवपाल। ठीक है, और नागभट्ट द्वितीय प्रतिहार की शक्ति का एक प्रकार से जीता जागता उदाहरण। इसके अलावा राष्ट्रकूट वंश का गोविंद तृतीय और नागभट्ट द्वितीय पर आक्रमण करता है। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे प्रतिहार वंश और पाल वंश और राष्ट्रकूट ये सब आपस में लड़ रहे थे, तो ये त्रिकोणीय संघर्ष यही चल रहा था। यही कारण है कि उत्तर दक्षिण की तत्कालिक राजनीतिक शक्तियाँ इस पर अपना नियंत्रण करना चाहती थी। इसी नियंत्रण के लिए विचित्र मतलब विभिन्न राज्यों के शताब्दियों तक मतलब विभिन्न राज्यों के बीच में लगभग बहुत सारे वर्षों तक शताब्दियों तक संघर्ष चलता रहा। कन्नौज पर एकाधिपत्य का अर्थ था राजनीतिक और आर्थिक और व्यापारिक दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण स्थान पर नियंत्रण कर लेना। सामरिक दृष्टिकोण से इसका बड़ा महत्व था, इसीलिए लोग जो है उसको जीतना चाहते थे। तो भाई इसी में संघर्ष हुआ करता था। आगे देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन से, सेन वंश के बारे में कुछ बताएं। सेन वंश की अगर बात की जाए तो पाल वंश का जब पतन हो जाता है, तो पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में सेन वंश का 11वीं शताब्दी के बीच में 11वीं शताब्दी के मध्य में उदय होता है, यानी कि लगभग 1050 के बाद। सेन वंश की नींव डालने वाला व्यक्ति जो था उसका नाम है सामंत सेन। सामंत सेन चंद्रवंशी कर्नाटक क्षत्रिय था। कुछ विद्वानों का विचार है कि सेन वंश के लोग जो थे वो ब्राह्मण थे संभवतः, किंतु अपने सैनिक कर्म के कारण से वो बाद में क्षत्रिय कहे जाने लगते हैं। डॉक्टर भंडारकर ने उन्हें ब्रह्म क्षत्रिय बताया है। सामंत सेन तथा उनका पुत्र हेमंत सेन दोनों ही सामंत थे और स्वतंत्र शासक नहीं थे, ये बात ध्यान रखेंगे, इसीलिए इनके आगे सामंत लगता है। सामंत सेन और उनका पुत्र था हेमंत सेन, ये दोनों थे सामंत थे, मतलब किसी दूसरे शासक के सामंत थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है लक्ष्मण सेन कौन था?
लक्ष्मण सेन की अगर बात की जाए लक्ष्मण सेन की, तो यद्यपि तुर्क आक्रमणकारियों के सामने लक्ष्मण सेन जो है टिक ना सका, परंतु सांस्कृतिक दृष्टि से लक्ष्मण सेन का काल अत्यधिक महत्वपूर्ण था। मिन्हाज कहते हैं कि जिसके वंश को हिंद के अन्य राजा अधिक महत्व देते थे तथा वंशा अवतरण की दृष्टि से उसे मानो खलीफा मानते थे, वह अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था। लक्ष्मण सेन राजशेखर ने भी अपने प्रबंध कोश में लक्ष्मण सेन की प्रशंसा करी है और कहा है कि वह एक प्रतापी और न्यायी राजा था। उसके पास अपार सेना थी और वह महान शासक था, लेकिन वो जब तुर्क आक्रमणकारी आए तो फिर वहाँ उनसे पराजित हो जाता है, लेकिन फिर भी वो बड़ा ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रतापी शासक था लक्ष्मण सेन। अच्छा, साहित्य के क्षेत्र में लक्ष्मण सेन ने क्या योगदान दिया? लक्ष्मण सेन के काल में साहित्यिक उन्नति हुई। विद्वान लेखकों और कवियों का आदर और राजाश्रय देना उसकी सबसे बड़ी विशेषता रही। गीत गोविंद का रचयिता जो था जयदेव, उसी के दरबार में रहा करता था। पवन दूत के लेखक धोई भी उसी के दरबार में रहते थे। ब्राह्मण सर्वस्व के कर्ता हालायुध उसी के दरबार में रहते थे। इसके अलावा सदुक्ति कर्णामृत के संकलक श्रीधर दास जी भी इन्हीं के दरबार में रहा करते थे लक्ष्मण सेन के। साहित्यिक क्षेत्र में उसके समय के प्रकाशमान तारे हुआ करते थे ये सब, जिन्हें उनकी कृपाएं प्राप्त थीं। वह स्वयं उच्च कोटि का विद्वान तो था ही, इसके अलावा चूंकि विद्वान जो होता है वो विद्वानों की बड़ी इज्जत करते थे और उनकी तमाम प्रकार की अनेक कविताएं जो हैं श्रीधर दास ने सदुक्ति कर्णावृत में संकलित करी हैं। जो कविताएं लक्ष्मण सेन लिखता था उसको जो है श्रीदास जी ने उनकी कविताओं को सदुक्ति कर्णामृत नाम की पुस्तक में संकलित करवाया। तो ये थे लक्ष्मण सेन, जो कि साहित्य के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले शासक हैं। 35 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सिंध के पतन के क्या कारण थे? तो सिंध की पराजय के कई कारण थे, अनेक कारण थे, परंतु प्रांत में आंतरिक एकता का अभाव हो जाता है और यही सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि सिंध का पतन होता है। अरबों जैसे शक्तिशाली आक्रमणकारियों का मुकाबला करने के योग्य ये लोग नहीं थे, चूँकि ये लोग आपस में ही लड़ रहे थे, अपनी शक्ति को पहले ही छीन कर देते थे, तो दूसरे से क्या लड़ेंगे। और उसकी आबादी कम थी सिंध की और विभिन्न तत्वों से मिलकर के बनी थी। बहुसंख्यक हिंदुओं के अतिरिक्त बौद्धों की संख्या भी वहाँ पर थी काफ़ी, और कुछ लोग जैन भी धर्म को मानने वाले थे। समाज के निम्न वर्गों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था और इस प्रकार परस्पर एकता का अभाव था, एकता नहीं थी, और यही कारण था कि सिंध जो था वो पतन की ओर उन्मुख हो चला और सिंध पे जो हिंदू संस्कृति थी उसका पतन होता चला गया धीरे धीरे। ठीक है, आगे देखिएगा 36 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मोहम्मद गौरी कौन था? मोहम्मद गौरी जो था एक वीर योद्धा और दूरदर्शी राजनीतिज्ञ था। फरिश्ता एक इतिहासकार है, वो कहता है कि मोहम्मद गौरी बड़ा ही उदार और सदैव अपनी प्रजा के कल्याण का ध्यान रखने वाला शासक था। उसने उसमें उच्च कोटि का पारिवारिक प्रेम था, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, ईश्वर से सदैव डरता रहता था मोहम्मद गौरी, और वह बहुत बड़ा उत्साही, साहसी और जो है अध्ययवासी शासक था। जिस कार्य को करने की वह ठान लेता था, निश्चय कर लेता था, उसे पूरा करके ही छोड़ता था और उसे मानव चरित्र की अच्छी परख हुआ करती थी और विद्या प्रेमी भी था, विद्वानों का संरक्षक भी था मोहम्मद गौरी। तो ये था मोहम्मद गौरी। इसके बारे में अगर आए तो ऐसे लिख देंगे, नंबर आपको मिल जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, नागभट्ट प्रथम कौन था? नागभट्ट प्रथम की अगर बात करें तो नागभट्ट प्रथम अवंती यानी उज्जैन में गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है नागभट्ट प्रथम को। इसकी राजधानी जालौर थी जब ये शासन कर रहा था नागभट्ट प्रथम। कहा जाता है कि उसने शक्तिशाली मलेच्छ राज को पराजित किया था और ये मलेच्छ अरब आक्रमणकारी हुआ करते थे, उसको नागभट्ट प्रथम ने पराजित किया था, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रथम शासक है यानी संस्थापक है। इन आक्रमणकारियों को पराजित करने के बाद में उसके अपनी सत्ता भड़ोस तक स्थापित कर ली। जालौर राजधानी थी और नागभट्ट प्रथम ने अपने राजवंश की प्रतिष्ठा में वृद्धि करी और 730 ईस्वी से लेकर के 760 ईस्वी तक यानी लगभग 30 वर्षों तक शासन किया प्रतिहार वंश में, उज्जैन में यानी अवंती में नागभट्ट प्रथम ने। ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है 38 नंबर, पृथ्वीराज तृतीय कौन था? पृथ्वीराज तृतीय 1177 ईस्वी से लेकर के 1192 ईस्वी तक शासन करता है। पृथ्वीराज चौहान का ही नाम है पृथ्वीराज तृतीय, चाहमान वंश के शासक हैं। उसने अपने शासनकाल में अपने चाचा नागार्जुन चंदेल शासक परमर्दी देव को बुरी तरह से परास्त किया था। तराइन का 2 युद्ध इसने लड़ा, एक तो 1191 में मोहम्मद गौरी को खदेड़ के मारा और दूसरे में ये मृत्यु
खुद ही अपने आप को मार लेते हैं मोहम्मद गौरी, मतलब मोहम्मद गौरी से बचने के लिए, मतलब मोहम्मद गौरी इनको मार देता, उनकी सेना मार देती। मोहम्मद गौरी को इन्होंने मार भी दिया था, उसके बाद में उनकी सेना इनको मार देती, इसीलिए इन्होंने खुद चंद्रबरदाई ने इनका गला और उन्होंने इनका गला काट दिया था। और उसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना है 1191 और 1192 का तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध में वह मोहम्मद गौरी से मतलब मोहम्मद गौरी को उसने पराजित किया था प्रथम युद्ध में, और द्वितीय युद्ध में एक प्रकार से उसकी मतलब वो हत्या कर दी जाती है, मतलब वो खत्म हो जाता है, और इस प्रकार से चाहमान वंश का अंत हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ लिखा, प्रथम युद्ध में वह मोहम्मद गौरी से पराजित नहीं होता है, मोहम्मद गौरी को पराजित करता है, और द्वितीय युद्ध में वो पराजित होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे द्वितीय युद्ध में वो मोहम्मद गौरी से पराजित होता है। निर्दयतापूर्वक उसकी हत्या एक प्रकार से हो जाती है, वो भी खुद काट लेता है, कहीं कहीं पर मिलता है, ठीक है। और कहीं कहीं पर मिलता है कि भाई उस मोहम्मद गौरी ने मारा था, और कहीं कहीं पर मिलता है कि मोहम्मद गौरी को उसने तीर से मार दिया था और उसके बाद में फिर खुद ही गला काट दिया था। चौहान वंश का इस तरीके से अंत होता है, और साथ ही भारत में दिल्ली और अजमेर पर मुस्लिम राजसत्ता स्थापित हो जाती है। 39 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, विद्याधर चंदेल के बारे में बताएं। तो गंड के पश्चात उसका पुत्र जो था विद्याधर, गंड के पुत्र हैं विद्याधर, तो ये चंदेल वंश की गद्दी पर बैठते हैं विद्याधर। चंदेल शासकों में सबसे शक्तिशाली शासक था जो है चंदेल का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? विद्याधर था। 1100 मतलब 1019 से लेकर के 1029 तक यानी लगभग 10 वर्षों तक शासन किया विद्याधर ने चंदेल वंश पर। और इसके शासनकाल में महमूद गजनबी के आक्रमण भारत पर तेज हो गए थे, किंतु विद्याधर ने तुर्कों को कड़ी चुनौती दी, और उसे अपने वंश की मर्यादा पर अत्यधिक गर्व था। 1019 ईस्वी में महमूद ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राजपाल के ऊपर आक्रमण किया। भयभीत राजपाल बिना युद्ध किए कन्नौज छोड़कर के भाग गया। फलता विद्याधर उसे दंडित करने का निश्चय करता है और उसको मार डालता है। 1024 ईस्वी के महमूद गजनबी के आक्रमण में विद्याधर को असफलता हाथ लगी, और इस प्रकार विद्याधर ने गजनबी का सफलतापूर्वक सम्मान किया और मतलब सामना किया, उसका खूब डट करके सामना किया। और मतलब इसमें ये नहीं कि भाग लिया हो किसी दूसरे की तरह, वो डट करके सामना करता था, डरता बिल्कुल भी नहीं था, बहुत ही प्रतापी शासक था, चंदेल वंश का शासक था, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे सभी लोग। 40 नंबर प्रश्न है, परमर्दी देव, परमर्दी देव के बारे में बताएं। परमर्दी देव परमाल, तो चंदेल वंश का अंतिम शासक था परमर्दी देव परमाल, और इसने 1165 ईस्वी से लेकर के 1203 ईस्वी तक शासन किया। पृथ्वीराज चौहान के द्वारा वह 1182 में पराजित हुआ था, किंतु प्रतीत होता है कि पृथ्वीराज के वापस लौटते ही परमर्दी देव ने पुनः महोबा को अपने अधिकार में कर लिया था। 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने परमर्दी देव को पराजित किया था, और चंदेलों ने ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी, और 1203 ईस्वी में परमर्दी देव की कालिंजर के दुर्ग में मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में 1203 में जब ये पराजित होता है, उसके बाद में 1206 ईस्वी में आप देखते हैं कि ये एक प्रकार से चंदेल वंश समाप्त हो जाता है, और दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना यहाँ से हो जाती है। तो उसको हम लोग अगले वीडियो में उसके बाद के इतिहास को पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के बारे में अगली वीडियो में पढ़ना है, मतलब अगले सेमेस्टर में। 41 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। चलें, प्रश्न है चालुक्य जो वंश है उसके संस्थापक कौन थे, यानी गुजरात के जो चालुक्य हैं उनके संस्थापक कौन थे? तो गुजरात चालुक्य वंश के संस्थापक या सोलंकी वंश के संस्थापक जो थे वो मूलराज थे, ठीक है। और मूलराज ने 941 ईस्वी से 955 ईस्वी तक शासन किया। उसकी राजधानी अन्हिलवाड़ा थी, और सौराष्ट्र और कच्छ के, सौराष्ट्र मतलब कि जो सौराष्ट्र जो गुजरात और कर्नाटक का एरिया पड़ता है, वो सब राजस्थान मतलब गुजरात के नीचे वाला जो है गुजरात महाराष्ट्र, और ये मतलब कि कर्नाटक का एरिया सौराष्ट्र कहते थे। कच्छ के शासकों को जीत करके अपने साम्राज्य में सबको मिला लिया था। माउंट आबू के मतलब कि जो आबू के परमार शासक धारिण वाराह को परास्त कर दिया था इसने, किंतु उसे परमार शासक मुंज तथा चहमान शासक विग्रहराज द्वितीय ने पराजित कर दिया इसको। किसको? मूलराज को। संभवतः विग्रहराज द्वितीय के विरुद्ध युद्ध में लड़ते हुए इसको वीरगति प्राप्त हुई थी। चालुक्य वंश के शासक यानी चालुक्य गुजरात के चालुक्य वंश के शासक को या सोलंकी वंश के शासक मूलराज को एक प्रकार से विग्रहराज द्वितीय के साथ युद्ध करते हुए मारा गया था ये, ठीक है। आगे देखिए 42 नंबर प्रश्न है, परमार वंश के बारे में बताएं कुछ। परमार वंश की उत्पत्ति विवादास्पद है, इनकी उत्पत्ति भी अग्निकुंड से बताई जाती है, किंतु परमार अभिलेखों से ये बात पता चलती है कि परमार शासक दक्षिण के राष्ट्रकूट शासक वंश से उत्पन्न होते हैं, और इस वंश का संस्थापक उपेंद्र अथवा कृष्णराज ने 10वीं शताब्दी में प्रारंभ करी थी। परमार वंश के उत्पत्ति के बारे में बताया जाता है कि भाई कृष्णराज या उपेंद्र जो है इसका संस्थापक है।
राष्ट्रकूटों का सामंत था ये। बाद में चलकर के परमार वंश की स्थापना करता है। राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने मालवा का शासक नियुक्त किया था इसको, किसको, कृष्णराज को। उसके बाद में ये खुद परमार वंश की स्थापना करता है। आगे देखिएगा 43 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वाकपति मुंज कौन था, इसके बारे में बताएं। वाकपति मुंज के बारे में बताएं। बढ़िया प्रश्न है वाकपति मुंज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाकपति मुंज का, बताएंगे सभी लोग। वाकपति मुंज की बात की जाए तो श्रीहर्ष के कितने पुत्र थे, 2 पुत्र थे। एक तो था मुंज और एक था सिंधुराज। मुंज जो था उसका दत्तक पुत्र था श्रीहर्ष का, और श्रीहर्ष के बाद मुंज जो था वो गद्दी पर बैठा। दत्तक पुत्र का मतलब होता है जो गोद लिया जाता है वो, तो मुंज जो था उसका दत्तक पुत्र था। तो जब श्रीहर्ष मतलब मर जाते हैं या रहते हैं तो उनके बाद में गद्दी पर कौन बैठता है, मुंज बैठता है। उसने श्री बल्लभ, उत्पल राज, पृथ्वी बल्लभ और अमोघ वर्ष ऐसी उपाधियां धारण करी थी मतलब मुंज ने। और कलचुरी को पराजित किया था, त्रिपुरी को लूटा था इसने। उसकी दक्षिण के चालुक्य तैलप द्वितीय पर विजय सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। अंतिम में तैलप द्वितीय पर पुनः आक्रमण करता है और उसको बंदी बना लेता है, जहां उसकी हत्या कर दी जाती है मुंज की, वाकपति मुंज की। और आपको बता दूं कि वह उच्च कोटि का विद्वान था, बहुत बड़ा कवि था वाकपति मुंज, और बहुत ही प्रतापी शासक था वाकपति मुंज। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो वाकपति मुंज की अगर बात की जाए तो बहुत ही प्रतापी शासक था। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और ये श्रीहर्ष का पुत्र था, दत्तक पुत्र था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। परमार भोज के बारे में बताएं। परमार भोज कौन था भैया, तो सिंधु राज की मृत्यु के बाद 1010 ईस्वी में भोज परमार वंश का शासक होता है। उसकी गणना परमार वंश के सर्वश्रेष्ठ शासकों में करी जाती है। और चालुक्य मतलब सर्वश्रेष्ठ या सर्वप्रथम चालुक्यों से संघर्ष करता है जो परमार भोज होता है वही। और इसके बाद कलचुरी गांगेदेव को पराजित करता है भोज परमार। इसके अलावा प्रतिहारों को पराजित करके उसने पश्चिमी बिहार पर अपना आक्रमण या अधिकार कर लेता है। हुड़ों के विरुद्ध भी उसे सफलता मिलती है, किंतु चंदेल विद्याधर से उसको पराजित होना पड़ता है परमार भोज को। चंदेल शासक थे विद्याधर, उसने पराजित किया था परमार भोज को। क्लियर। अपने राज्य पर चारों ओर संकटों को देख करके और बीमार पड़ जाता है परमार भोज, और 1060 में इसकी मृत्यु हो जाती है परमार भोज की, ये ध्यान रखेंगे। तो परमार भोज जो था वो सिंधुराज की मृत्यु के बाद में गद्दी पर बैठता है 10,000 मतलब 1010 ईस्वी में। भोज परमार जो था ये एक प्रकार से परमार वंश का बड़ा प्रतापी शासक था, ये बात ध्यान रखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। धर्मपाल के बारे में प्रश्न है। धर्मपाल कौन था, तो गोपाल जो कि बंगाल के पाल वंश का संस्थापक है। इसकी जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद में उसका पुत्र धर्मपाल गद्दी पर बैठता है। धर्मपाल की अगर बात की जाए तो इसने कन्नौज के राजा इंद्रायुध को पराजित करके उसके स्थान पर चक्रायुध की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा। और इस अवसर पर कन्नौज में एक अन्य दरबार का आयोजन किया, किंतु प्रतिहारों तथा राष्ट्रकूटों से उसे पराजित होना पड़ा धर्मपाल को। धर्मपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इसने भागलपुर में गंगा के किनारे विक्रमशिला नामक महाविहार बनवाया था, जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड होता है बिहार। शिक्षा का केंद्र था बहुत बड़ा ये महाविहार जो इसने बनवाया था धर्मपाल ने। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न है देवपाल। देवपाल के बारे में कुछ बातें बताएं। देवपाल की अगर बात करें तो देवपाल जो था धर्मपाल के पश्चात उसका पुत्र देवपाल जो था वो शासक बनता है। और इसने भी अपने पिता की भांति विस्तारवादी नीति का पक्षपाती था ये, और इसने अनेक विजय प्राप्त करी। और ये देवपाल जो था ये पाल वंश का शासक है। बादल स्तंभ लेख के अनुसार इसने उड़ीसा को अपने राज्य में मिला लिया था देवपाल ने। हूणों को, द्रविड़ और गुर्जर के राजाओं को परास्त किया था देवपाल ने। भागलपुर लेख से उसके आसाम विजय की भी पुष्टि होती है कि आसाम में भी विजय प्राप्त करी थी देवपाल ने। और इसने प्रतिहार शासक मिहिर भोज को पराजित करके उसकी पूर्व में बढ़ती हुई जो शक्ति थी उसको रोक दिया था। और बौद्ध धर्म का अनुयायी था देवपाल। अनेक बिहार भी बनवाए इसने। इसके समय में नालंदा, महाबिहार और विक्रमशिला दोनों विश्वविद्यालय जो थे वो अपने उन्नत स्थिति में थे, उन्नत दशा में थे। और इसने 40 वर्ष तक शासन किया, लगभग 815 ईस्वी से लेकर के 855 ईस्वी तक शासन किया किसने, देवपाल ने। ठीक है, धर्मपाल का पुत्र है ये, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देखिए 47 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विद्या प्रेमी के रूप में यशोवर्मन का विवरण दीजिए। विद्या प्रेमी के रूप में यशोवर्मा का विवरण दीजिए। यशोवर्मा जो था वो वीर था, पराक्रमी था, इसके साथ साथ विद्या प्रेमी भी था। स्वयं विद्वान था, विद्वानों का आश्रयदाता था। राज तरंगड़ी में यशोवर्मन को वाकपति राज और भवभूति
ये आदि विद्वानों का आश्रय दाता बताया जाता है कि यशोवर्मन जो के दरबार में वाकपति राज और भवभूति ये रहा करते थे। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और भवभूति को भी यशोवर्मा का आश्रय प्राप्त था। ये वे महावीर चरित, मालती माधव और उत्तर रामचरित चरितम के रचयिता हैं वो भवभूति जी। आर्यपुत्र भी यशोवर्मा के राज दरबार में रहता था, इस बात की भी पुष्टि होती है। तो विद्या प्रेमी के रूप में यशोवर्मा का विवरण इस प्रकार से आप दे सकते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, जयचंद्र की सेना बड़ी विशाल थी, इस कथन को स्पष्ट करें। तो जयचंद की बात करें तो पृथ्वीराज रासो में जयचंद की विशाल सेना का वर्णन किया गया है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है, उसी में जयचंद की विशाल सेना का वर्णन किया गया है। सेना की विशालता के कारण ही उसे पंगु की उपाधि भी दी जाती कि ये पंगु था। पंगु का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि जब उसकी सेना का अग्रभाग युद्धभूमि में पहुंच जाता था तब भी सेना की अंतिम पंक्ति कूच नहीं कर पाती थी। सूरज प्रकाश के अनुसार उसकी सेना में 80,000 शस्त्रधारी थे, 30,000 जो है बख्तरबंद घोड़े थे और 3 लाख पैदल और 2 लाख धनुर्धारी इसकी संख्या में थे और बहुसंख्यक हाथी थे, उनकी गिनती ही नहीं की जा सकती। तो जयचंद की सेना में इतनी बड़ी सेना थी, बहुत प्रतापी शासक था, लेकिन क्या था कि बस उसको मैनेज नहीं कर पाता था सही तरीके से। ये आगे देखिएगा 49 नंबर प्रश्न है, चंदेलों का मूल प्रदेश कहाँ था? अभिलेखों के और जनश्रुतियों के से खजुराहो, कलिंजर, महोबा और अजयगढ़ चंदेलों के मूल प्रदेश ज्ञात होते हैं। प्रारंभ में चंदेलों का इन प्रदेशों पर अधिकार बना रहा होगा और इन्हें जेजाक भूति भी कहा जाता चंदेलों को। महोबा से प्राप्त एक खंडित अभिलेख के अनुसार अगर बताएं तो इस वंश के तीसरे राजा जो हुए हैं, जयशक्ति हुए हैं, उन्होंने अपने शासित क्षेत्र को वैसे ही अपनी संज्ञा जेजाक भूति या जेजाक भुक्ति प्रदान की जैसे पृथु ने पृथ्वी को दी थी। बाद में बुंदेलों के नाम पर ही यह प्रदेश बुंदेलखंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो चंदेल बुंदेलखंड के प्रायः निवासी थे, ये बात ध्यान रखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, साहित्यिक स्रोत के बारे में कुछ बताएं जो कि इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। 647 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में जो जानकारी देते हैं उन साहित्यिक स्रोतों के बारे में बताएं। तो हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हो जाती है। उसके पश्चात उत्तर भारत में क्षेत्रीय स्तर पर कई राज्यों की स्थापना होती है और इस काल में हर्षचरित एक रचना है, कादम्बरी एक रचना है बाणभट्ट की। ये 2 रचनाएं लिखी गई हैं बाणभट्ट के द्वारा, हर्षचरित और कादम्बरी, इनके द्वारा बहुत अधिक जानकारी मिलती है। गौड़ वह प्राकृत की रचनाओं की रचना वाकपति ने करी, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कल्हड़ के द्वारा राज तरंगड़ी लिखी गई, ये प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है जिसके द्वारा बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है। इसके अलावा कश्मीरी लेखक ने प्राचीन काल में 12वीं शताब्दी तक कश्मीर के क्रमबद्ध इतिहास का वर्णन जो है इसमें मिलता है। राजशेखर के द्वारा कपूर मंजरी काव्य मीमांसा लिखी गई। विदुषाल भंजिका, भुवन कोश और हरविलास की रचना की गई। इसके अलावा गाहड़वाल शासक गोविंद चंद के प्रधानमंत्री और विद्वान थे लक्ष्मीधर, उन्होंने कृतकल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना करी। पृथ्वीराज विजय की रचना जयानक ने करी, ये भी उसके इतिहास के बारे में जानकारी देती है रचना। इसके अलावा जैन मुनि थे नयन चंद्र सूरी, उनके द्वारा हमीर महाकाव्य लिखा गया, उसमें भी जानकारी मिलती है, उससे भी बहुत ज़्यादा इतिहास के बारे में। चंद्रबरदाई लिखी गई पृथ्वीराज रासो के द्वारा, चहमान वंश के इतिहास पर प्रकाश डालती है ये भी बड़ी ज़बरदस्त रचना है। आलखंड लिखेगा चहमान वंश के शासक पृथ्वीराज तृतीय और चंदेल शासक परमर्दी देववर्मन के बीच का जो संघर्ष है इसी का वर्णन है आल्हा में। आलखंड जो है एक प्रकार से लिखा गया है किसके द्वारा? आलखंड किसके द्वारा लिखा गया भाई? जगनिक के द्वारा लिखा गया है और इसमें पृथ्वीराज चौहान और चंदेल शासक परमर्दी देववर्मन के बीच में जो युद्ध हुआ है, संघर्ष हुआ, उसके बारे में बताया गया है। जगनिक द्वारा लिखित है आलखंड। महोबा की वीर आल्हा और उदल की वीरता की गाथा भी इसमें है। तो ये सब ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं, सब साहित्यिक ग्रंथ हैं जो कि इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। हर्षचरित, कादम्बरी और कल्हड़ की राज तरंगड़ी ये बड़ी फेमस रचनाएं हैं, ठीक है। और इसके अलावा राजशेखर की कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विदुषाल भंजिका और भुवन कोश, हरविलास, ये सब रचनाएं। 51 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत जो है जिसके माध्यम से हमको जानकारी मिलती है 647 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, मुहर इत्यादि रखे जाते हैं। गढ़वाल वंश के इतिहास का ज्ञान वाराणसी, कमौली, लार और सारनाथ से जो अभिलेख मिलती है वहाँ पर मिलती है। चहमान वंश के जो लेख हैं, खास करके चहमान वंश के लेख, खास करके हर्ष प्रस्तर लेख, बिजौलिया लेख, दिल्ली शिवालिक
इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या बताया आपको, पुरातात्विक स्रोतों की अगर बात करूं तो इसके अंतर्गत अभिलेख, सिक्के और मुहरें जो प्राप्त हुई हैं उसके माध्यम से हमको बहुत सारी जानकारी मिलती है। अगर गढ़वाल वंश की मैं बात करूं तो गढ़वाल वंश के बारे में जानकारी जो हमको मिलती है, वाराणसी जो अभिलेख मिला हमको, कमौली से, लार से और सारनाथ से, यहाँ से जो हमको अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनसे हमको गढ़वाल वंश की जानकारी मिलती है। इसके अलावा चहमान वंश की जानकारी की अगर बात की जाए तो हस्त मतलब कि लेख लेख मिले हैं, हर्ष प्रस्तर लेख मिले हैं, बिजौलिया लेख मिला है, दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख जो मिला है, यहाँ से चहमान वंश की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा परमार वंश की अगर बात करें तो हरसोल, उज्जैन, बांसवाड़ा, उदयपुर, नागपुर से जो लेख प्राप्त हुए हैं वहाँ से हमको परमार वंश के बारे में जानकारी मिलती है। चंदेल वंश की अगर बात करी तो चंदेल वंश के बारे में जो जानकारी हमको मिलती है खजुराहो के लेख से, मऊ, छतरपुर, महोबा, इन सभी से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वहाँ से हमको जानकारी मिलती है चंदेल शासकों के बारे में। कलचुरी और चेदी वंश के जो शासक हैं उनकी जानकारी जो हमको मिलती है वो बिल्हारी, रीवा, वाराणसी और जबलपुर के अभिलेखों से मिलती है। इसके अलावा बंगाल के जो पाल वंश के शासक हैं उनकी जानकारी हमको खालिमपुर अभिलेख से, मुंगेर लेख से, भागलपुर और बादल स्तंभ लेख से हमको काफ़ी जानकारी मिलती है और ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जिसके माध्यम से हमको पाल वंश के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा सेन वंश के जो शासक हैं उनकी अगर बात करें, सेन वंश के शासक जो हैं उनकी जानकारी जो है बंगाल के देवपाड़ा लेख से मिलती है, बैरकपुर, इन सभी लेखों से प्राप्त होती है। इसके अलावा सोलंकी के जो चालुक्य वंश हैं उनके बारे में या उनके इतिहास के बारे में जो जानकारी हमको मिलती है, कुमारपाल की जो बाढ़नगर प्रशस्ति है और उदयनगर का जो लेख है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि सोलंकी वंश यानी चालुक्य वंश, जो सोलंकी के चालुक्य वंश है उसकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा गढ़वाल शासकों के बारे में जो जानकारी हमको मिलती है वो दम्र नामक सिक्के जो प्राप्त हुए हैं उनसे मिलती है। इसके अलावा कलचुरी नरेश गांगेदेव के जो स्वर्ण के सिक्के प्राप्त हुए हैं उनसे कलचुरी नरेश गांगेदेव के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये सब जानकारियाँ जो हमको मिलती हैं ये सब किससे मिलती है भाई, ये सब जानकारी जो प्राप्त हुई है ये अलग अलग जो है अभिलेखों से, अलग अलग लेखों से, सिक्कों के माध्यम से, इन सभी से प्राप्त हुई है। तो ये सब पुरातात्विक स्रोत हैं जो कि प्राचीन इतिहास को जानने में हमारी मदद करते हैं। इसी प्रकार से साहित्यिक स्रोत में मैंने तमाम प्रकार की पुस्तकों के बारे में आपको बताया, साहित्यिक स्रोत हैं ये सब आप लोग जो है ध्यान से देखिएगा और बहुत ही आसान तरीके से इनको लिख करके आइएगा कल, ठीक है। चले फिर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। इसी प्रकार से सोशियोलॉजी का भी महासंग्रह वीडियो मैंने दिया है, ज्योग्राफी का भी दिया है, इसी प्रकार से अन्य सभी सब्जेक्ट का मैं दूंगा। तो जैसे जैसे आपको जो है पॉलिटिकल साइंस, तमाम प्रकार के सब्जेक्ट का मैं दूंगा, तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए इसके लिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार से और वीडियोज़ आपको मिलता रहेगा। बहुत सारी वीडियो 2023 में क्वेश्चन पेपर की भी और मॉडल पेपर भी की भी आपको मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। धन्यवाद, मिलती है फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप जाकर के पेपर दें। बेस्ट ऑफ लक आपको, आपका पेपर अच्छा हो, भगवान करें आप सब कुछ लिख करके आएँ, ठीक है, और अच्छा पेपर आपका हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस प्रकार से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझा, ठीक है। धन्यवाद। ये देखिए, ये एंशिएंट हिस्ट्री का है, बीए थर्ड सेमेस्टर का महासंग्राम वीडियो जो आपने देखा। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया के बारे में हम लोगों ने चर्चा करी। 647 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर जानकारी ग्रहण करी है। धन्यवाद।